नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने जोशीला, जोश से भरा, ऊर्जा से भरा जोश नीट जेआरएफ चैनल पे स्वागत करता हूं। आपको पता है कि आप मेरे साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे साथ हैं, जो 2026 में अटेम्प्ट लेने वाले हैं, जून या दिसंबर में, 2027 में लेंगे अटेम्प्ट जून या 2007 या दिसंबर में, वो लोग भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 का। पेपर 2 अगर यदि आपका हिंदी विषय है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, तो भी मेरे साथ आप जुड़ते हैं और तैयारी करते हैं। साथ में यदि पेपर 1 कंपलसरी होता है सभी के लिए, तो वो तो आप मेरे साथ आते ही आते हैं। आपको पता है कि आप अभी तक में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पेपर 1 का जो आपके सामने दिख रहा है, उसका 3-4 यूनिट कंप्लीट हो गया। आज भी चौथा यूनिट है, आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। साथ ही पीवाईक्यू के बारे में जहां तक की बात है, तो पीवाईक्यू पेपर 1 से लेकर के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का समग्र पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर होते हैं, जो आपके जून 2025 से लेकर पिछले जितने 10 वर्षों का पेपर है, वो भी आपको पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक वाले प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो आज हम अपनी इस कक्षा में, आपको पता है कि पूर्णतः निचोड़ फ्री हैंड लेक्चर के तौर पे केवीएस मदान जैसी बुकों का संग्रह हम आपको दे रहे हैं, जो कहीं से भी, जो टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड होता है। इसके सिवा कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हम उसका आपको निचोड़ फ्री हैंड लेक्चर के तौर पे दे रहे हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में 10 दिन पहले भी अगर रिवीजन कर लेंगे नोट्स बना करके, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने आगे के लेक्चर। आपको पता है, इससे पहले आपने देखा है कि कुल मिलाकर के जो अनुकूल शिक्षण वातावरण में, यानी कि प्रभावी कक्षा कैसे बनाया जाता है, इफेक्टिव क्लासरूम कैसे बनाना चाहिए किसी शिक्षक के लिए, किसी छात्र के लिए, दोनों के बीच की जो प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक होता है, उस बेसिस पर तो हम लोगों ने देखा कि जितने भी सिद्धांत हैं, खासतौर पर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल्स के बेसिस पर देखा कि इफेक्ट्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव जो क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे माना जाता है, कैसे किया जाता है, उस चीज़ों को लेकर के हम लोग बात किए। ठीक है। 4 आपने भाग देखा, उसमें से शिक्षक के लिए होता है, शिक्षार्थी के लिए होता है, खासकर शिक्षण विधि और मीडिया के लिए होता है। चौथा क्या होता है, अनुकूल शिक्षण वातावरण के लिए होता है। आपने हर वो चीज़ों को मेरे साथ क्या किया, देखने की कोशिश किया। आज हम इसी चीज़ को देखने की करेंगे कि ये मेरा चौथा 8वां लेक्चर होगा। 7 लेक्चर ऑलरेडी क्या हो चुका है, पहले कंप्लीट हो चुका है। जोश नीट जेआरएफ आपकी ऊर्जा को सदैव बनाए रखने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है, एक इमोशन है। ठीक है। उस इमोशन को बना के रखिए कि जिस प्रकार आपकी तैयारी में कभी भी दिक्कत ना हो, एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक। ठीक है। आपके रिजल्ट आने तक आप बने रहिए मेरे साथ में। चलिए आगे चलते हैं। मैं फिर से पुनः क्या करता हूँ, वीडियो हटा देता हूँ, जिससे कि आप नोट्स बनाने में आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम देखते हैं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब आज पढ़ने वाले हैं पैराफ्रेजिंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ये आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू दी लाइन पूछा हुआ था, पैराफ्रेजिंग। ठीक है। पैराफ्रेजिंग, अब कहेंगे सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा भी जस्ट पैराफ्रेजिंग क्या होता है। सो ठीक है, पैराफ्रेजिंग हो गया। सबसे पहली बात, ये पैराफ्रेजिंग एक प्रकार का क्या है, कौशल है, स्किल है। क्या है, अगर यूं कहे इसको, तो एक प्रकार का क्या है, स्किल है, कौशल है, जो क्या करता है, एक प्रकार का जो अच्छे श्रवण के लिए क्या है, अति आवश्यक है। श्रवण यानी सुनने के लिए, क्या है, सुनने के लिए अति आवश्यक है। इसमें श्रोता से अपेक्षा की जाती है, किस श्रोता से, सुनने वाले से अपेक्षा की जाती है, उसने जो अभी वक्ता से सुना है उसका अपने शब्दों में व्याख्यान करे। क्या किया जाता है, श्रोता से अपेक्षा की जाती है कि जो वे खासकर किसे, वक्ता से सुना है, उसे अपने शब्दों में, किसे, अपने शब्दों में क्या करे, व्याख्या कर दे, व्याख्या करे। ये बात आप समझ में आ गया। जैसे मान लिया जाए आपने एक मूवी देखी, उस मूवी 3 घंटे की मूवी के देखने के बाद आपको कहा जाता है कि आप क्या कीजिए, सेम हूबहू मूवी को आप क्या कीजिए, आप बोल करके जो है
आप बाद में बताइए। या एक मान लिया जाए आधा घंटा का किसी प्रोफेसर का या किसी नेता का लेक्चर सुना आपने, भाषण सुना, और सुनने के बाद आप बाद में सेम वही चीज़ को बताइए आप, इसी को पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। ठीक है, उससे वक्ता का क्या पता लगाया जाता है बताइए। इससे ये पता चलता है कि संप्रेषण कितना प्रभावी है या नहीं। उद्देश्य क्या है इसका? संप्रेषण की दक्षता चेक करना, दक्षता या प्रभावी चेक करना। ठीक है, या और इसमें सुधार की आवश्यकता है, या सुधार की आवश्यकता। समझ में आ गया होगा आपको इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है। अब देखिए, पैराफ्रेजिंग के लाभ तो बता ही दिए, लाभ इसके कुछ होते हैं। सबसे पहली बात, लाभ को देख लीजिए। पहला लाभ तो यही होता है कि छात्रों के बारे में पता चलता है कि वो कितना कंसंट्रेशन के साथ अच्छे समझ रहा है। छात्रों के लिए, छात्र मतलब कितना अच्छे से समझ रहा है, कंसंट्रेशन कितना अच्छा है, सीधी सी बात, छात्रों के लिए कंसंट्रेशन। ठीक है, कितना एकाग्र होकर समझता है। दूसरा होता है कि गलतफहमी या मिथ्याबोध होने से रोकता है। ये गलतफहमी या मिथ्याबोध, होने से रोकता है ये। ठीक है, अब स्मरण शक्ति को भी चेक किया जाता है। किसी बच्चे का अगर मान लो 3 घंटे की मूवी देखने के बाद अगर हूबहू बता रहा है, तो इसका मतलब स्मरण शक्ति क्या है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, अच्छा है, स्मरण शक्ति में सहायता मिलता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जानकारी मिलती है। अब देखिए, संप्रेषण के कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो संप्रेषण के कुछ फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। संप्रेषण के 7C सूत्र। कहेंगे सर ये 7C सूत्र क्या होता है, वो बताइए। तो अब मैं बता रहा हूँ। 7C का मतलब ये होता है C1, C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C। हर सी का क्या है, अपना एक मतलब है। हर सी का क्या है, एक अपना मतलब है। वो देखिए, सबसे पहला तो सी का मतलब तो क्लैरिटी। संप्रेषण के लिए क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा सी में आता है कंसाइज। क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, तीसरा में आता है कंक्रीट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, यथार्थपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, चौथा सी में आता है करेक्टनेस होनी चाहिए। करेक्टनेस होनी चाहिए, नहीं सही होना चाहिए। पांचवा सी में आता है कोहेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुसंबद्ध होना चाहिए, सुसंबद्ध होना चाहिए। फिर आता है कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कर्टसी होना चाहिए। कर्टसी मतलब विनम्रता, जिसको कहते हैं विनम्र। क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो ये जो 7C आप देखते हैं, तो ये 7C देखने के बाद, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 7C फॉर्मूला में संप्रेषण के जो 7C फॉर्मूला होता है, क्लैरिटी, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्टनेस, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टसी, तो ये सारे शब्दों के मिलने से एक जाकर के सही क्लैरिटी के साथ, एक स्पष्टता के साथ संप्रेषण का विकास होता है। तो आपने देख लिया, पैराफ्रेजिंग के बारे में भी देख लिया कि पैराफ्रेजिंग कहते किसे हैं, इसका लाभ क्या है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में यदा गदा पूछ लिया जाता है, वो चीज़ सुनिए। ये अन्य कुछ देखिए, ये होता है, जैसे मान लिया जाए जो आपने देखा, इससे पहले देखा था कि चैनल के आधार पर जो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, उस जब पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मिल जाएगा, जिसमें शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। तो अशाब्दिक संप्रेषण में ही चीज़ें आती है ना, कि गैर मौखिक के बारे में बात होती है। क्या होती है, गैर मौखिक के बारे में बात होती है। तो कुछ वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है। क्या है, टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी को देख लीजिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे काइनेसिक्स होता है, तो काइनेसिक्स क्या होता है, काइनेसिक्स, जैसे काइनेसिक्स, ये मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब होता है। सो
सबसे पहले समझिए ये क्या है, एक गैर मौखिक है। क्या है? गैर मौखिक है। गैर मौखिक है या युग है, गैर शाब्दिक है। क्या है? गैर शाब्दिक संप्रेषण का एक रूप है। संप्रेषण का क्या है? एक रूप है। पहला समझ में आ गया। दूसरी बात कहा जाता है कि इसको खास करके संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है? शारीरिक गतिविधियों, शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन, शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के बारे में क्या किया जाता है? इसको परिभाषित किया जाता है। इसको बात समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें आपको, तो जैसे मान लिया जाए बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज हो गया, जैसे साइन लैंग्वेज होता है, संकेत की बात होती है, ठीक है, ये आ जाता है। पैरा लैंग्वेज होता है, संभाषा जिसको बोलते हैं, ठीक है, पैरा लैंग्वेज होता है, संभाषा जिसको बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं, टच करने की वाली बात होती है, होता है, आई कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट हो जाता है। तो ये सब क्या है? सरल भाषा में शरीर की क्या है? भाषा की व्याख्या करता है। अब ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, खास करके एक न्यू वर्ड पे। फिर से एक वर्ड आपने देख लिया, दूसरा वर्ड आता है कि मेटा संप्रेषण। क्या आता है? मेटा संप्रेषण, मेटा संप्रेषण, मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन, अब देखिए मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। खास करके प्रायः हम जो कहते हैं और जो अर्थग्रहिता तक पहुंचता है उसमें कुछ अंतर रहता ही है। या जान लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% सॉलिड फॉर्म में, कंक्रीट फॉर्म में आप तक नहीं पहुँच रही है। कुछ ना कुछ आउटर एलिमेंट है जो बीच में वो क्या करता है, शोर नॉइज़ की भांति अवरोध, अब बाधा डालने का काम कर रहा है। कई सारे एलिमेंट्स आपने पढ़ा ही इससे पहले, ठीक है। तो नहीं, अंतर रहता है। और खासकर सभी शाब्दिक संकेत जैसे बात कहने की लहजा, चेहरे की अभिव्यक्ति आदि अर्थ, खासकर अर्थ को वांछित स्तर से अच्छे ढंग से भी पहुंचा सकते हैं और बुरे ढंग से भी। इसी ऐसी स्थिति को समझने को मेटा संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लिया जाए, क्या कहते हैं, हम जो कहते हैं दूसरा जो बीच का अंतर है और जो खास करके सुनता है, जो श्रोता सुनता है, ये जो अंतर को अध्ययन करने के लिए अध्ययन जो किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? मेटा संप्रेषण। अब आसान भाषा में समझ में आ गया होगा आपको। हम जो कहे स्रोत, यहाँ ये हो गया क्या, और वक्ता और ये श्रोता, दोनों के बीच में जो अंतर है 100% तो नहीं पहुंचेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 100% है, यहाँ पर जाकर के कितना हो गया कि मान लो 90% ही पहुंचा, तो ये जो 10% का जो बात है, ये 10% का अध्ययन करने के लिए मेटा संप्रेषण काम में आता है, ठीक है। जो चेहरे की अभिव्यक्ति सब हो गया, जैसे किस स्थिति में बोला था। यह संप्रेषण प्रक्रिया सतह से के नीचे खासकर चलती रहती है, ब्रीथ दी सरफेस चलती रहती है। मेटा शब्द को हम क्या करते हैं, सूचना टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रयोगों में के लिए एक उपसर्ग की तरह प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है अंतर्निहित परिभाषा का विवरण। क्या होता है मेटा का मतलब? क्या होता है मेटा का मतलब? एक अंतर्निहित परिभाषा या विवरण, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया हो। अब हम अगले वर्ड पर चलते हैं। जो अगले वर्ड है मेरा, ये सब आपको काम आएगा। तीसरा वर्ड कहता है कि मेरा पैरालिंग्विस्टिक। क्या कहते हैं? पैरालिंग्विस्टिक, ठीक है। पैरालिंग्विस्टिक कहेंगे सर ये क्या होता है, इसका थोड़ा बताइए आप। पैरालिंग्विस्टिक क्या किसे कहते हैं? तो यह संप्रेषण जो होता है
यह संप्रेषण स्वर, टोन का और शब्द जैसे कहे गए हैं इस बात का अध्ययन करता है। यह क्या है? स्वर। स्वर मतलब टोन का या खास करके शब्द कैसे कहे गए हैं क्या करता है? इस बात का अध्ययन करता है, इसका अध्ययन है, इसका अध्ययन है। ये बात को जान लीजिए। बात समझ में आ गई? स्वर का और शब्द कैसे कहें उसका अध्ययन है। जब आप अपना मुंह बात करने के लिए खोलते हैं तो आप स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ कह जाते हैं। आप सोच के देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपना मुंह खोलता है तब बहुत बातें दी जाती है जिनका अक्सर आपके कहे शब्दों से कुछ लेना देना नहीं होता है। खास करके पैरालिंग्विस्टिक संकेत जो होता है आपके कहे वचनों के हर तत्व और अर्थों के भेद को वर्णित करता है। बात आप समझ में आ गया होगा। अब आप बात करेंगे अशाब्दिक संप्रेषण से कुछ शब्द महत्वपूर्ण आपको मिलेगा। ठीक है, अशाब्दिक संप्रेषण में कुछ बातें जो रहेगी आपके लिए महत्वपूर्ण मिल जाएगा। जैसे मान लिया जाए खासकर अशाब्दिक संप्रेषण में कुछ महत्वपूर्ण की एरियाज रहेगा, की पॉइंट, की वर्ड्स रहेगा। की वर्ड्स की बात करें तो जब वर्ड की बात करेंगे तो एक वर्ड है, आप इसको याद रखिए क्योंकि कई बार शब्द ही पूछते लिया जाता है। ओकुलिसिक्स। हम आपको इंग्लिश भी लिख देते हैं, जैसे कि अगर आपको चेक करना हो तो जिसे आप चेक कर सकते हैं कम से कम। ये क्या होता है? ये होता है कि संप्रेषण में जो नेत्र या पलकों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? नेत्र या पलकों का प्रयोग संप्रेषण में। मैं फिर बता रहा हूं, संप्रेषण पढ़ रहे हैं तो संप्रेषण की ही बात करेंगे हम लोग। दूसरे शब्द में बात करेंगे प्रोक्सेमिक्स। ये क्या होता है? प्रोक्सेमिक्स होता है स्थल का उपयोग। क्या करते हैं? स्थल का उपयोग करते हैं। सर ये स्थल कैसा? यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर बैठा हो तो इसका क्या अभिप्राय है? आप समझ में होंगे। पोजीशन का प्रयोग, लोकेशन का, पोजीशन कह सकते हैं या लोकेशन कह सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात आती है इसमें, तीसरे वर्ड की अगर हम और नज़र दोहराएं तो एक होता है हैप्टिक्स। क्या होता है? हैप्टिक्स होता है। हैप्टिक्स क्या होता है? ये स्पर्श करना होता है। क्या होता है? स्पर्श करने से रिलेटेड है, स्पर्श करना। चौथी अगर बात करें तो चौथा मैं कह सकता, ऑब्जर्वेटिक्स क्या होता है? ठीक है, ऑब्जेक्टिक्स। ये खास करके होता है संप्रेषण में वस्तुओं और आदि का प्रयोग करना। क्या, किस चीज़ का प्रयोग करना? वस्तुओं के प्रयोग से है। ये भी आप समझ में आ गया आपको। अगर नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करें, क्रोनेमिक्स होता है। ये सब चीज़ समझिए, याद ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है इसका। क्रोनेमिक्स की बात करते हैं। क्रोनेमिक्स क्या होता है? ये होता है कि समय का प्रयोग। क्या होता है? समय का प्रयोग। समय के प्रयोग से, जैसे मान लो कि किस समय क्या बात करनी है, किस समय जैसे मान लो जापानी और खासकर यूरोपीय लोग भारतीय लोगों की तुलना में बहुत ही समयबद्ध होता है। यूरोपीय और जापानी लोग जो होते हैं भारतीय लोगों की तुलना में बहुत ही मतलब टाइम पंक्चुअल होते हैं। यह भी एक प्रकार का संप्रेषण का ही भाग है, याद रखना। पंक्चुअलिटी, समय का प्रयोग, पंक्चुअलिटी की जो बात करते हैं वो क्या है, उसमें भी समयबद्धता की बात आती है। नेक्स्ट आता है ऑल्फैटिक्स। ये क्या होता है? ये होता है गंध या महक। क्या होता है?
गंध या महक आदि का प्रयोग इससे रिलेटेड है। जैसे मान लो कि आप कोई इत्र खरीदना चाहते हैं, तब इसकी सुगंध एक प्रकार से संदेह की ही देता है आपको। जैसे मान लो कोई इत्र आपने लिया, उसको देखना चाहते हैं इत्र कितना अच्छा है, प्रभावी है कि नहीं, तो वो आपको मैसेज दे रहा है। इसका प्रभाव सुनने या देखने से भी ज़्यादा दीर्घकालिक होती है। आपके दिमाग में एक बार क्या होता है, कंठस्थ हो जाता है। अब एक होता है गस्टोरिक्स। क्या होता है? गस्टोरिक्स होता है। क्या होता है गस्टोरिक्स? गस्टोरिक्स होता है स्वाद का प्रयोग। क्या होता है? स्वाद का प्रयोग। स्वाद का प्रयोग। ये भी बात आप समझ में आ गया होगा। इतनी चीज़ों को समझ जब गए, तब जाकर के बात आती है कि संप्रेषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, अन्य भी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, उसको एक बार क्या करेंगे, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने अभी देखा है। अब हम आगे आते हैं कि अगला पॉइंट पे, संप्रेषण के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, संप्रेषण से के बारे में ही है कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एक होता है समकालिक या तुल्यकालिक मीडिया होता है। सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, असिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, ये सब चीज़ संप्रेषण के ही बारे में है। तो इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे समकालिक या तुल्यकालिक मीडिया कभी भी आपसे पूछा जाए, क्योंकि संप्रेषण आप पढ़ रहे हैं तो ये तो आपसे उम्मीद की जाती है ना। सिंक्रोनस मीडिया, अब देखो जब ये बात आती है तो आप इसका समझ लीजिए क्या होता है। सो इसका संप्रेषण और ग्रहण वास्तविक समय में साथ साथ होता है। क्या होता है इसका? संप्रेषण और ग्रहण, जो कोई वक्ता और श्रोता जो होता है, ग्रहण वास्तविक समय में क्या होता है, वास्तविक समय में साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के लिए क्रिकेट का मैच का टीवी या रेडियो से सीधा प्रसारण होता है। क्रिकेट मैच का टीवी पर प्रसारण, ठीक है, आप समझ में कि साथ साथ ही चलता है, बस यही बात समझिए। दूसरा यदि बात करेंगे कि सर दूसरा पॉइंट क्या है, तो एक होता है कि अतुल्यकारी। अतुल्यकारी मीडिया, ये क्या होता है सर? असिंक्रोनस, असिंक्रोनस मीडिया क्या होता है? सीधी सी बात है, आपने अभी जस्ट देखा है कि एक साथ साथ होता है। तो जब मीडिया में दर्शकों की एक निश्चित समय पर एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अतुल्यकालिक मीडिया। जैसे मान लिया जाए कोई फिल्म की शूटिंग हुआ, तो शूटिंग के समय तो आप नहीं देखते हैं, लेकिन शूटिंग होने के बाद जब फिल्म रिलीज होती है, उस समय आप क्या करते हैं, जा करके देखते हैं। कहाँ पर? जो रिकॉर्डेड होता है खासतौर पे, जो कहाँ देखते हैं आप, जाकर के सिनेमा हॉल में जाकर देखते हैं। मतलब सीधी सी बात समझिए कि मीडिया का प्रसारण और श्रोता का एकत्रण एक समय नहीं। उम्मीद है समझ ही गए होंगे। आपको एग्जाम्पल में किसी फिल्म का सिनेमा हॉल में क्या करना, रिलीज होना। कुल मिला के आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जो एग्जाम्पल में इसको और कर सकते हैं कि खास करके जो रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्डेड वीडियो जो होता है, खास करके इसी के एग्जाम्पल्स में आएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो टाइम शिफ्ट की बात आती है। क्या आती है? टाइम शिफ्ट, समय शिफ्ट। समय शिफ्ट, ये क्या होता है समय शिफ्ट?
टाइम शिफ्टिंग डेटा का रिकॉर्डिंग करने और बाद में देखने के लिए संग्रहण, सुनने, पढ़ने या करने की प्रक्रिया है। आपको भी समझ में आ गया होगा। जो आप लोग क्या करते हैं, मेरे क्लास के चैनल को, क्लास में आप यूट्यूब चैनल पे जाते हैं जोश नेट JRF पे, और आप क्या करते हैं, आपके पास जो अगर नेटवर्क इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा होता, आप बाहर जाकर के क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और घर पर जाकर के आराम से क्लास को देखते हैं। यही है टाइम शिफ्टिंग का। अब समझ में आ ही गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसका, टाइम शिफ्ट का। यानी कि रिकॉर्डिंग करने के बाद सिर्फ वीडियोज़ को रिकॉर्डिंग करने के बाद में देखना या सुनना, जो भी कहिए इसको, सुनना। ठीक है, पर्सनल वीडियो रिकॉर्डर के माध्यम से भी आप कम कर सकते हैं। PVR होता है, एग्जाम्पल में क्या होता है, जो निजी वीडियो रिकॉर्डर होता है ना, प्राइवेट PVR, जिसको PVR का प्राइवेट वीडियो रिकॉर्डर ही तो है PVR। ठीक है, तो ये सब जो PVR होता है इस तरीके से काम करते हैं। तो जैसे वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है, VCR होता है, आप जानते हैं VCR, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर भी होता है। कभी कभी एक टाइम शिफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध होती थी। अब जब आगे देखेंगे तो एक आता है सर्विलांस के तौर पे। ये मैं अब सब बता रहा हूँ किसके लिए, ये सब बता रहा हूँ आपको संप्रेषण से ही रिलेटेड। सर्विलांस, निगरानी। सर्विलांस, निगरानी जो खास करके मुख्य कार्य है जन संप्रेषण है, जो मीडिया, जो खास करके पब्लिक मीडिया होता है या मास कम्युनिकेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। ये किससे संबंधित होता है, ये क्या होता है, जन संप्रेषण की समारोह प्रक्रिया, मुद्दा, घटनाओं और समाज के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। खास करके ये जन संप्रेषण मास कम्युनिकेशन से संबंधित होता है। बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक होता है कन्वर्जेंस। क्या होता है कन्वर्जेंस, अभिसरण। ठीक है, ये देखिए, खास करके यह कंप्यूटिंग, दूर संप्रेषण और मीडिया का ही डिजिटल वातावरण में संयोजन है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, कंप्यूटिंग हो गया, दूर संप्रेषण हो गया, ठीक है, या मीडिया हो गया। इसी तीनों को अगर डिजिटली तौर पे क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, संयोजन करते हैं, वातावरण एक जगह मिला दे, संयोजन करने का काम करते हैं, इसी को अभिसरण, कन्वर्जेंस कहा जाता है। इसमें जन संप्रेषण के कई पहलू परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस तरह की सी चीज़ों को आप देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो खास करके नेक्स्ट क्लास करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में एक चीज़ देखने वाले हैं कि किस प्रकार से खास तौर पर जो हम लोग का लेक्चर जा रहा है, आप जानते हैं कि कितने व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने क्लास को रिकॉर्ड किया है और ये रिकॉर्ड आपको मिलता है। कुल मिला के देखिए, मैं एक बात समझ में आ रहा है कि आप जो क्लासेस कर रहे हैं, संप्रेषण, ये आपके दैनिक जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। क्लास करने का यही मतलब है ना कि आप कोई भी चीज़ करते हैं, सर्विलांस हो गया, कुछ भी चीज़ आप करते हैं, PVR का नाम सुना होगा, PVR में आप जाते हैं मूवी देखने के लिए जाते हैं, VCR का आप बहुत पहले नाम सुने होंगे। ठीक है, प्राइवेट वीडियो रिकॉर्डर ही तो है PVR। तो ये सब चीज़ें जो सुनते हैं, जानते हैं, ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट कुछ अब टॉपिक बचा हुआ, टॉपिक ही नहीं कहा जाए, कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए चैप्टर से हैं, जो आपको एग्जाम में कीवर्ड में पूछा जाता है, वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए जोश नेट JRF के साथ। अच्छे से असाइनमेंट को खास करके जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का नोट्स आप बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपका क्या हो जाए, ज़्यादा बेहतर हो जाए। कि खासकर बुक्स, किसी भी प्रकार के बुक्स लेने से ज़्यादा अच्छा है, बुक्स समझाता नहीं है। ये देखिए, टीचर से पढ़ने का एक और फ़ायदा है कि टीचर आपको समझा देता है कि इसको समझना कैसे है। किताब तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एक दिन की बात मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं एक दुकानदार से पूछा कि भाई साहब, आपके पास तो सारे बुक्स हैं, तो आपके बच्चे लोग क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बुक्स हमारे पास हैं, बुक से बच्चा पढ़ करके IAS नहीं बनता है। ये मैं IAS की बुक के बारे में बात बता रहा हूँ। तो IAS, आपके पास बुक हो जाने से आप IAS नहीं बन जाएंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, टीचर के पास जाना पड़ता है,
तब जा करके क्या होता है, आप उस चीज़ को समझते हैं और आईएएस बनते हैं। तो कुल मिला के समझिए कि मार्केट में बहुत सारी बुक है, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप उसका अध्ययन कर लेंगे तो आप पास कर जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको अपने अनुभव के आधार पे आपको बताती है कि इसको कितने कम समय में किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई चीज़ 700-800 पेज का आपको 150-200 पेज में बना के दे देगा तो आपको वही काम आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आता है, वो कहानी नहीं आता एग्ज़ाम में। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए सर्विलांस क्या होता है, ठीक है, तो आप कहाँ संबंधित है सर्विलांस, आप सोचने लगेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से है या टीचिंग एप्टीट्यूड, लेकिन आपको पता है कि सर्विलांस वर्ड जो है आपने पढ़ा था कहाँ, कम्युनिकेशन यूनिट 4 में पढ़ा था, तो आप मार के आ जाएंगे। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं पुनः। आप मेरे साथ इतने देर बने रहे, सफलता आप ही की मिलेगी, याद रखना है। धन्यवाद, थैंक यू।